108 दफ़ा ट्रायल करना है, 108 दफ़ा सज़ा देनी है। एक जुर्म के ऊपर एक दफ़ा सज़ा होती है। ये नहीं होता कि एक जुर्म के ऊपर आप 10 दफ़ा सज़ा दे दें। खान साहब ने एक अपनी स्टेटमेंट जो है रिटन अपने हाथों से लिख कर दी, लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया। खान साहब ने कहा कि ये तो मेरी स्टेटमेंट ही नहीं है, इसे आप तब्दील कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने वाज़ह करना चाहता हूँ कि ये झूठे केसेस इन्होंने बनाए और उसके अंदर फिर तरमीम की ताकि अपनी मनमर्जी के मुताबिक जो है उस केस को आगे प्रोसीड किया जाए। आज तोशाखाना केस के अंदर वकला की टीम को फिर वही मसाइल, एक वकील को अंदर जाने दिया गया है, फोकल पर्सन इंतज़ार भाई उनको भी रोका गया है, बाकी लीगल टीम को भी रोका गया है। दूसरी तरफ से नैब के जितने वकला आए उनको इजाज़त है और वो जितने उनके पास डाले गाड़ियाँ होती हैं वो सारा लेकर अंदर चले जाते हैं। उनको वहाँ पर वैसे अंदर भी जाकर प्रोटोकॉल हासिल होते हैं, चाय चल रही होती है, बिस्किट चल रहे होते हैं, जो मर्जी है उनको दिया जाता है। लेकिन हमें तो गेट के बाहर ही रोक लिया जाता है, घंटा घंटा 2-2 घंटे खड़ा किया जाता है। अभी 12:30 का टाइम हुआ है, तो 12:30 आप देख लें कि 10 बजे से आकर 2.5 घंटे हमें गेट के ऊपर खड़े कर रखा है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि जी अंदर बस एक वकील आ जाए। भाई क्यों? कोई केस होता है तो उसके अंदर मुकम्मल लीगल टीम पूरी उन्होंने जाकर असिस्ट करना होता है। हर एक की अपनी अपनी तैयारी होती है, हर एक ने अपने अपने दलाइल देने होते हैं। और वैसे अगर आपने ओपन ट्रायल किया हुआ है तो वकील अगर उसमें वकालतनामा हो या ना हो, उसका खान साहब कि जितने वकला हैं उनका राइट है, क्योंकि दीगर केसेस के अंदर भी वो केस कर रहे हैं, मुलाकात भी हो जाती है, केस में कोई मामलत भी हो जाती है, बाकी चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन आपने वकला के ऊपर तो पाबंदी लगाई हुई है, साथ जनरल पब्लिक जो नामालूम लोग अंदर आप लेकर जाते हैं जिनका कोई PTI के साथ अलग नहीं है। हमारे ये टाइगर सारे आप देख रहे हैं साथ खड़े हैं, इनको रोका जाता है, ये PTI के फेस हैं, इनको रोका जाता है और जहाँ पर जिनको जानती नहीं है उन्हें भिजवाया जाता है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जो मीटिंग थी 2020 के अंदर, उसकी कॉपी लेने के लिए हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत से इस्तदा की, वो हमारी इस्तदा खारिज कर दी है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए हैं जहाँ पर आज समाअत है। हम यही इस्तदा करेंगे कि 2020 के अंदर एक केस जो ये 190 मिलियन पाउंड है वो ख़त्म हो चुका है। वो तफसीलात सामने आनी चाहिए, कौम के सामने आनी चाहिए, अदालत के सामने हम रखेंगे कि एक केस जब 190 मिलियन पाउंड उस वक्त आया और नैब ने धमाल डाली, आज वही नैब दोबारा केस स्टार्ट कर रहा है। उस वक्त केस क्यों क्लोज़ किया गया? इसी वजह से क्लोज़ किया गया ना कि उसको आगे नहीं प्रोसीड करना, वो नहीं समझते थे। तो दोबारा केस को उठा के और दोबारा इसको प्रोसीड किया गया और खान साहब बीबी साहब को इम्प्लीकेट किया गया कि उन्होंने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। परवेज़ खटक आया, जुबैदा जलाल आई, आज़म खान आया, एक ने या उसके अलावा जितने गवाह, एक ने ये नहीं कहा कि खान साहब ने अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है। इसी तरह तोशाखाना केस के अंदर इनाम शाह को जो पीछे अप्रूवर बनाया गया था उसको दोबारा लाया जा रहा है। अब इनाम शाह जिसको 2 तनख्वाहें ले रहा था तो उस वजह से उसे निकाला गया, उसे अप्रूवर बनाकर एक घर का एक मुलाजिम है। तो क्या वो मिलिट्री सेक्रेटरी से या हुकूमती लेवल पर सारे मामला तो उसने देखने थे, जो घर में सिर्फ एक होता है, एक मुलाजिम होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने मौक़िफ़ वाज़ेह रखना बड़ा ज़रूरी था। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहता था कि काजी फाइज़ साहब, उनके ऊपर हम मुकम्मल तौर पर अदम एतमाद कर चुके हैं। रिक्यूज़ल की दरख्वास्तें हमारी जा चुकी हैं। वो तमाम केसेस से जो खान साहब के हैं या बीबी साहबा के हैं या PTI के हैं, उनसे ख़ुद को अलहदा करें, क्योंकि जिस तरह हमारे से बल्ले का निशान लिया गया, हमारे लोगों को नहीं जाने दिया गया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, हमारे लोगों को अगवा किया गया, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कोई फंडामेंटल राइट्स की वॉलेशन ही नहीं हुई। दरख्वास्त लेकर गए, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि कोई वॉलेशन हो रही है, कोई अगवा नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। बल्कि कहीं और पर मौलियात का केस हो तो अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से रिमार्क देते हैं, कहीं कोई और धरना केस चल रहा हो तो हमारे ऊपर कहते हैं कि उस वक्त रोक लिया जाता तो ये 9 महीना होता। तो ये ऐसी चीज़ें करके रिमार्क्स दे के वो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं। उनकी अहलिया जो खान साहब के बारे में केसेस भी कर चुकी हैं, बातें भी कर चुकी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं उनके ख़िलाफ़। तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो ये जब इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो इखलाकी तौर पर जब किसी एक जज पर इतराज़ किया जाता है तो उसे बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए था। लेकिन आप देख लें कि आज ऑडियो लीक केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ था, वहाँ पर मुअज़्ज़ज़ जज साहब कहते हैं कि खोसा साहब और बुशरा बीबी की जो रिकॉर्डिंग है, हो सकता है उनसे किसी ने सवाल पूछा है कि हो सकता है उन्होंने खुद रिकॉर्ड करके चलवाई हो। यानी कितनी मज़ाक़ा खेज़ बात है। जजेस लेटर लिख रहे हैं, लोग कह रहे हैं, वीडियो कैमरे लगाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं और लोगों को उठाया जा रहा, अगवा की जा रहा है, इस्तेमाल की जाती हैं। क्या कोई अपनी तस्दीक कराएगा कि अपनी पर्सनल बातें जो है वो खुद मीडिया के ऊपर देगा, बजाय ये कि वो जजेस जो इंसाफ देने के लिए खड़े हैं, जो इंसाफ के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जिन्होंने खुद कहा है कि हमें एजेंसियों ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला है
कि आप पीछे हट जाएं इस ऑडियो लीक वाले केस के अंदर से, क्योंकि उन्होंने कहा कि आएँ बताएं किस लॉ के तहत रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर उसे पब्लिश किया जाता है, क्यों ब्लैकमेल की जाता है, बजाय ये कि जनाब उनका साथ दिया जाता। मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं वो उल्टा खड़े उन्होंने कहा है कि ऑडियो लीक केस जो है उसकी जो है वो ट्रायल जो है उसकी जो प्रोसीडिंग है वो रोक दी जाए। इसके साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे हम 12 कह चुके हैं कि वो अपना इस्तीफ़ा दें। हम फिर आपसे कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान अपना इस्तीफ़ा दें। उन्होंने जो धांधली ज़दा इलेक्शन करवाया है, और मैं आपको ये भी कह दूँ कि ये जो राजा सुल्तान सिकंदर है, इसकी जो वाइफ हैं, इसकी जो अहल खाना है, बेटी है जो भी, इन तमाम लोगों ने मुझे वोट दिए हैं क्योंकि मैं इमरान खान का उम्मीदवार था और मेरा जो हल्का है उसके अंदर इनका गांव है जिसका नाम है छांट। अब जो छांट है उस मौजे से ये सैकड़ों की लीड से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस जो राजा सुल्तान सिकंदर, इसने तो वोट नहीं दिया, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने हराया है और वहाँ से भी कप्तान के जो है उम्मीदवार जीते हैं। और जिसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि मिलिट्री ट्रायल देखें, 88 लोग हमारे मिलिट्री कस्टडी में हैं और 88 लोगों को फेयर ट्रायल साल हो गया फिज़िकल रिमांड के ऊपर उन्हें रखा हुआ है। उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। हसान न्याजी के ऊपर तशद्दुद किया गया, हैदर मजीद हमारे एडवोकेट उनके ऊपर और बाकियों के ऊपर, ताकि वो कोई वादा माफ गवाह बने, कोई गवाही दें कि 9 मई करवाने वाला इमरान खान है। तो उन्हें ना कोर्ट में पेश किया जा रहा है, एक मिलिट्री कस्टडी के अंदर रख के 2 दिन के अंदर फैसला महफूज कर लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि उनकी कस्टडी सिविलियन के पास भेज दें, लेकिन उन्होंने ना कस्टडी भेजी और ना ही उन्हें आज तक हो सकता है उनकी सज़ा ही 6 महीने बनती हो। 1 साल से आपने उन्हें अपने पास कस्टडी में रखा हुआ। तो हम फ़ौरन मुतालबा करते हैं कि उनका केस लगाकर जो भी फैसला करना है, नाइंसाफ़ी करनी है लेकिन फ़ैसला किया जाए। फिर मैं आपके सामने सोशल मीडिया के हवाले से बताना चाहता हूँ कि हमारे टाइगर्स को, हमारे मुख्तलिफ उनकी फैमिली को, उनके भाइयों को अगवा किया हुआ है जो किसी कोर्ट के अंदर पेश नहीं किया। अज़हर मशवानी हो या दीगर हमारे दोस्त जितने भी, उनके भाई जितने अगवा किए, उनको नहीं पेश किया जा रहा। तो हम ये इस्तदा करते हैं कि उन्हें पेश किया जाए अदालत के अंदर, जो फेयर ट्रायल उनका हक़ है। अगर उनके ऊपर कोई मुकदमा है तो आप उनको इम्प्लिकेट करें। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट या मुअज़्ज़ज़ जज कोई खड़ा होता है तो उसके ऊपर फ़ौरन उस साफ़ी को भी कश्मीर के अंदर से बरामद कर लिया जाता है या कहीं ना कहीं इम्प्लिकेट कर दिया जाता है मुकदमे में कि ये फ़लाँ नाके से पकड़ा गया। तो इस तरह से मुकदमात बनाए जा रहे हैं। रऊफ़ हसन के बारे में ये कहा गया कि उनका व्हाट्सएप जो है, उन्होंने कहीं बात की है साफ़ी से। देखें, तर्जुमान थे हमारे तहरीक इंसाफ के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी साफ़ी से उन्होंने बात की है अमेरिका में, इंडिया में, यूके में, फ्रांस में, मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ मुल्कों में वो टूर्स करते रहें क्योंकि वो लेक्चर देते हैं, तो क्या जुर्म है? और जो मैसेज चला रहे हैं क्या वो ओरिजिनल है? और अगर ओरिजिनल है तो मुझे बता दें कि उन्होंने कौन सा कहा है कि हमारे मुल्क की ये सीक्रेट आपको जो है वो हम इतला दे रहे हैं कि सीक्रेट ये सारे मामलात हैं, तो लिहाजा उन्होंने हमारे मुल्क को कंप्रोमाइज़ किया है। तो झूठे केसेस में पहले उठाया गया उनको और तमाम लोगों को, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बेल इस वजह से हुई क्योंकि प्रोसिक्यूशन के पास कोई एविडेंस नहीं थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 22 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है और 22 तारीख को अगर ये मौके के ऊपर NOC कैंसिल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ 22 तारीख को NOC अगर कैंसिल भी, क्योंकि बदनीति के ऊपर मबनी होगी, पहले भी इजाज़त दी कि जानबूझकर कैंसिल की, अगर ये कैंसिल करते हैं तो इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ फिर भी जलसा करेगी क्योंकि ये हमारा आईनी हक़ है। और ये रोकते इसलिए हैं क्योंकि इनकी चोरी डाका जो है उसके ऊपर पर्दा जो है कोई ना उठाए। जो इन्होंने चोरी की हुई है, डाका डाला हुआ है, वो डाका कायम रहे। कमिश्नर रावलपिंडी को क्यों नहीं पेश किया जा रहा? जब उसने आके खुलेआम ये कह दिया कि धांधली की गई और 70 हज़ार की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को हमने हराया, जिसमें उसने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसल साहब इन्वॉल्व हैं। जो बंदा उन्हें प्रोड्यूस नहीं कर रहा, जो बंदा उन्हें उस अदालत में नहीं लेकर आ रहा, अगर काजी साहब भी नहीं लेकर आ रहे, उन्हें नहीं बुला रहे, तो डेफिनेटली जब किसी के ऊपर कोई बात भी की जाती है, अगर आप कह लें कि उन्होंने इल्ज़ाम ही लगाया, अगर इल्ज़ाम ही उन्होंने लगाया है, तो अगर आप सच्चे हैं तो आप फेस करें, आप उन्हें कहें कि आप उन्हें लेकर आएँ, वो कहाँ पर गायब हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर कर रही हैं कि मुल्क के अंदर इस वक्त लाकानूनीयत है, लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। जब से इनको पता चला है कि अब 22 तारीख को हमारे जो है वो जलसा करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे, गिरफ्तारियाँ, लोगों को उठाया जा रहा है। लेकिन ये जितना जुल्म कर लेना, कौम इनकी नीयत भी समझती है, इनकी ये ओछे हथकंडे भी समझती है, किसी सूरत वो ना कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना पीछे हटेंगे और इंशाअल्लाह ताला कप्तान के विजन के मुताबिक ये कौम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगी और हमारा मुल्क के अंदर ये जो IPPs के मुआहदे और जो महंगाई के तूफ़ान, ये फार्म 47 वाले जिनकी पहले भी जो हुकूमतें रहीं ये लेकर आए हैं, इनका खात्मा होगा, इन्हें घर भिजवाएंगे।